अब एक छोटी सी और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गुलामी और किस किस की है। बहुत दिल को चोट पहुंचती है, कचोट लगती है जब ये बात मैं कहता हूं कि अंग्रेज आए थे लूट करने, मारामारी करने, बर्बादी करने, हमको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और जिन अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा ये काम किए हैं उन अंग्रेजों को हम कभी भूलते नहीं। मैं सबसे ताजा नाम लेके कहता हूं, एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था माउंटबेटन। आपको मालूम है माउंटबेटन आया नहीं, उसको ब्रिटेन की संसद से बाकायदा भेजा गया। ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित करके माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और प्रस्ताव पारित करते समय क्या बात लिखी गई उसमें कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जब होगा तो इससे ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, माउंटबेटन से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए इसको भेजा जाए। कारण क्या है? कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में यह कहा गया, बहुत संकेत में कह रहा हूं, ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को। कारण यह बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। इस पे हंसिए मत, ये बहुत गंभीर बात, शर्म की बात, शर्म की बात है। माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना माउंटबेटन, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। अब संभालने का अर्थ आप समझ लीजिए वो क्या क्या कर सकती है। तो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है, और जिन नेताओं को ये संभाल सकती है वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं भारत में, वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं, उन्हीं को ये संभाल सकती है। इसलिए माउंटबेटन को भारत भेजना बहुत जरूरी है। तो ऐसी तय करके माउंटबेटन को भारत भेजा गया। आते ही उस आदमी ने आग लगाई। आग पता है क्या लगाई? जिन्ना को एक तरफ खड़ा किया और जिन्ना को कहना शुरू किया, तुम पाकिस्तान की मांग करो ना, हम दिलवाएंगे ना तुमको पाकिस्तान। माउंटबेटन जिन्ना को बुलाता है और बार बार कहता है तुम पाकिस्तान की मांग खड़ी करो ना, हम दिलवाएंगे तुम्हें पाकिस्तान। आपको मालूम है जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, ना मुसलमान था। जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, जिन्ना के नजदीकी मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे। एक जिन्ना का सहयोगी था, एक ही सहयोगी, उसका नाम था सोहरावर्दी। उसने कभी कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। एक सहयोगी था जिन्ना का, वो कभी कभी कह देता था भूल चूक से कि हमको तो पाकिस्तान लेके रहना है। जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं मांगा, जिन्ना के नजदीकी लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा। और माउंटबेटन ने आके जिन्ना को इतना इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, पाकिस्तान मांगो, पाकिस्तान मांगो, घंटों घंटों जिन्ना की माउंटबेटन से मीटिंग होती है और उसमें उसको भड़काया जाता है, उसमें वो भड़कता है, उसमें जो भड़कता है उसमें। और भारत के कांग्रेस के नेताओं को जब मिलता था माउंटबेटन, तो भारत के कांग्रेसी नेताओं को यह समझाता था कि तुम इन मुसलमानों को कहां सिर पे ढोओगे, ये तुम्हारे लिए खाट खड़ी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारी परंपरा इनसे अलग है, इनकी परंपरा तुमसे अलग है। तो कांग्रेसी नेताओं को इस तरह से भड़काता था माउंटबेटन। भड़काने वाला गवर्नर जनरल इस देश में आया और भड़काते 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 और उसकी पत्नी का भारत के नेताओं के लिए इस्तेमाल करते करते उसने इस देश के दो टुकड़े करा दिए। अंतिम समय तक इस देश के दो टुकड़े होने की स्थिति नहीं थी। अंतिम समय की बात कर रहा हूं मैं, 1946 की बात कर रहा हूं। 1946 तक यहां पर सहमति बन रही थी कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, जिन्ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, पाकिस्तान अलग नहीं करना पड़ेगा, भारत में ही सब मिलके रहेंगे, भारत का बड़ा हिस्सा बन जाएगा, और जरूरत पड़ी तो राज्यों में अधिराज्य बनाए जाएंगे, छोटे राज्य बनाए जाएंगे, और छोटे राज्यों को संघ बना के उनके ऊपर शासन व्यवस्था में अनुकूलता लाई जाएगी। यहां तक सब तय हो गया। जब तय हो गया कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर भड़का दिया इसने माउंटबेटन, और उसकी पत्नी ने भड़का दिया, एडविना ने भड़का दिया। और वो भड़क इतनी दूर तक गई कि एक इतना खराब स्टेटमेंट हमारे देश के पंडित नेहरू ने कर दिया, जिसने देश के दो टुकड़े करा दिए। स्टेटमेंट ये था कि मैं जिन्ना को मेरे मंत्रिमंडल में चपरासी भी नहीं बना सकता। उप प्रधानमंत्री बनाना तो दूर की बात है, अब उप प्रधानमंत्री बनाना दूर की बात है, चपरासी नहीं बना सकता। तो माउंटबेटन ने जिन्ना को वो स्टेटमेंट पढ़ा के कहा, देखो नेहरू तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुम्हें चपरासी नहीं बना सकता। फिर जिन्ना को एकदम तमतमाहट आ गई, गुस्सा आया, और उसको लगा कि उसका अपमान हो रहा है। तो उसने कहा अब तो मैं दूसरे देश का प्रधानमंत्री बन के ही दिखाऊंगा। और उस जिद में अंग्रेजों का आग में घी डालना, भारत के नेताओं को भड़काना, और फिर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना, उसने इस देश के दो टुकड़े करा दिए। और दो टुकड़े होने के लिए कानून बनवा दिया।
और मुझे दुख है उस कानून का नाम रखा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कोई कानून नहीं है, एक देश के दो टुकड़े करने वाला कानून है। पाकिस्तान अलग बनेगा, भारत अलग बनेगा, दोनों मिलकर कॉमनवेल्थ में एक मेंबर कंट्री की तरह से एंट्री करेंगे, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो जिस आदमी ने ये सारा खेल कराया, माउंटबेटन ने, उस माउंटबेटन के बारे में आजादी मिलने के बाद क्या होना चाहिए था? पूरे देश के बंटवारे का जिम्मेदार एक अंग्रेज अधिकारी माउंटबेटन, उसकी धर्मपत्नी और पूरी अंग्रेज व्यवस्था, उनकी ब्रिटेन की संसद, जिसने हमारे अखंड देश को खंड खंड तोड़ा, बांट दिया, उस माउंटबेटन के पत्र, उसके फोटोग्राफ, उसकी स्मरण की हुई चीजें अगर हिंदुस्तान में सजाकर रखी जाए तो आपका खून नहीं खौलेगा? आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए? हमारे अखंड देश को बांट दिया, और बांटा ही नहीं, कत्लेआम मचवा दिया इस देश में। आपको मालूम है दुनिया के किसी भी देश में 1.5 वर्षों में इतना बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ जो भारत में हुआ। 1946 अगस्त से शुरू होकर 1947 दिसंबर तक चला। लाखों लाखों लोग कत्ल किए गए इस देश में। यहां हिंदुस्तान में कत्ल किए गए, उधर पाकिस्तान में कत्ल किए गए। और कत्लेआम मचा वो एक तरफ है लाखों लोगों का, लाखों लोग शरणार्थी हो गए जिंदगी भर के लिए। लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना पड़ा, और भारत के बहुत सारे लोगों को छोड़कर पाकिस्तान में जाना पड़ा। आपको मालूम है वो शरणार्थी आज तक इस देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलोनियां बसाकर रह रहे, जिनका घर हमेशा के लिए छूट गया, संपत्तियां हमेशा के लिए छूट गई, रिश्ते हमेशा के लिए बट गए, उनके परिवार हमेशा के लिए बट गए। लाखों लोगों ने कत्लेआम सहा है। मां बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं वो पूरी दुनिया में किसी देश में उदाहरण नहीं मिलता जो उन दिनों में हुए। एक दूसरे की गर्दनें काटी हैं, एक दूसरे के सिर काटे हैं। इतनी हैवानियत भरी वो समय की तारीख है। और जिस व्यक्ति के कारण ये सारा का सारा हुआ, मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि वो माउंटबेटन के चित्र आज भी हिंदुस्तान में जगह जगह लगे हुए। हमारे देश में इस पे ताली बजाने की बात नहीं, उसके चित्र लगे हुए। हमारे देश में जगह जगह उसके चित्र लगे हुए। भारत देश की संवैधानिक शीर्ष संस्थाएं, उनमें माउंटबेटन के चित्र लगे हुए। हमारे देश के आर्काइव्स में माउंटबेटन के चित्र लगे हुए। हमारे देश के म्यूजियम्स में जगह जगह वो चीजें रखी हुई हैं। खून खौलाती हैं वो सब चीजें। हटा देना चाहिए था, उनको मिटा देना चाहिए था। माउंटबेटन की सारी स्मृति को दिल दिमाग से और इस देश की तारीख में से मिट जाना चाहिए था 15 अगस्त 1947 के बाद। हमने नहीं मिटाया, वो आज तक जीवित है और हमारी छाती पर मूंग दलते जैसा हमें महसूस कराती है। ये गुलामी की निशानी हमें बहुत जल्दी हटानी पड़ेगी। एडविना की बहुत सारी निशानियां दिल्ली में हैं, इन सारी निशानियों को हटा के हम बहुत विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों को कहेंगे कि एडविना से संबंधित जो कुछ यहां पड़ा हुआ है, माउंटबेटन से संबंधित जो कुछ पड़ा हुआ है, आप इसको या तो मंगा लीजिए, हम उनको समय दे सकते हैं, और नहीं तो जला के फेंक दीजिए। वो याद करने लायक नहीं है, वो स्मरण में रखने लायक नहीं है, वो स्मृति में दर्ज करने लायक नहीं। कोई ये कहे ना कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जिन्ना मुसलमान था ही नहीं, तो आप कहेंगे क्या था? शराब पीता था, वो मांस खाता था, मांस, गाय और मांस जो है सुअर का मांस खाता था। और स्वामी जी सबसे खराब काम करता था ब्याज पर पैसे देने का, हराम माना जाता है, जो हराम है इस्लाम में। पूरा खानदान जिन्ना का ब्याज पर पैसे चलाकर अपनी जीवन चलाने वाला खानदान था। ब्याज पे पैसे चलाना, शराब पीना, मांस खाना, और वो मांस खाना जो इस्लाम में वर्जित है, वो सब। और नमाज पढ़ना नहीं कभी। हम तो मानते हैं ना पक्का नमाजी है तभी तो मुसलमान होगा। 5 वक्त की जो नमाज नहीं पढ़े वो मुसलमान कैसा? वो अपने अल्लाह को याद ना करे वो मुसलमान कैसा? और आपको एक और बात बताता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता नहीं रहा कभी भी जिन्ना। इस देश के मुसलमानों ने कभी भी अपना नेता नहीं माना जिन्ना को, पाकिस्तानियों ने भी नहीं माना। हाँ, और कभी भी पाकिस्तान जिन्होंने नहीं मांगा उनको जबरदस्ती दे दिया। ये जो सिंध का इलाका है ना, ये जो पंजाब का इलाका है, सिंध पंजाब पूरा प्रांत, और ये बलूचिस्तान पूरा जिसको फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, इन्होंने कभी भी सपने में भी पाकिस्तान नहीं मांगा। एक खतरनाक अंग्रेज ने जबरदस्ती उनको पाकिस्तान दे दिया। उस अंग्रेज का नाम था रेड क्लिफ।
इसी का सहयोगी था माउंटबेटन का। रेड क्लिफ को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये कह के आप जाओ और आपकी मर्जी से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींच दो। आपकी मर्जी से, सुनिए शब्द को ध्यान से, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव हुआ, रेड क्लिफ को कहा गया कि आप जाओ, आपकी मर्जी से भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन खींच दो। आ गया और उसने भारत के नेताओं को 2, 4, 5 को संपर्क किया, भाई मुझे ये काम मिला है, मुझे रेखा खींचनी है, बंटवारा करना है, ये भारत की सीमा, ये पाकिस्तान की सीमा। तो लोगों ने विरोध किया कि भाई तुम ऐसे कैसे लाइन खींच सकते हो, तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि ये भारत की सीमा, ये पाकिस्तान की सीमा। उसने कहा मेरी अथॉरिटी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुझे कहा है। तो भारत के लोगों ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की हम नहीं मानते और हम तो अब आजाद हो रहे हैं, आजाद होने के बाद हम तय कर लेंगे कि कौन सा इलाका भारत का, कौन सा पाकिस्तान का, तुम जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तो माउंटबेटन की शह पाकर, उसकी मदद लेकर रेड क्लिफ ने अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से एक लाइन खींच दी, वही हमारे देश की सीमा रेखा हो गई। और दुर्भाग्य से उसको रेड क्लिफ लाइन ही कहते, नाम भी वही पड़ गया। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है ना, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन और दस्तावेजों में रेड क्लिफ लाइन ही दर्ज है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। वो रेड क्लिफ से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता, उससे हमारे कोई रिश्ते नहीं बन सकते। वो तो हमारे लिए खतरनाक शैतान के जैसा आदमी था जिसने हमारे और पाकिस्तान के बीच में मनमानी से रेखा खींच दी। उसका नाम हिंदुस्तान में जगह जगह लिखा हुआ है, स्मरण पत्रों पर, पत्र के अलावा फोटो के रूप में। बहुत सारी गैलरीज हैं इस देश में, जहां जहां मैं गया हूं, म्यूजियम की गैलरीज है जहां रेड क्लिफ का फोटो है, माउंटबेटन का फोटो है, एडविना का फोटो है। ये सब आग लगाते हैं दिल में, क्योंकि यही हमारे देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं और यही हमारी सीमा रेखा तय। और जगह जगह ऐसी सीमा रेखा तय कर दी इस रेड क्लिफ ने कि झगड़े हमेशा होते ही रहे और झगड़े कभी खत्म ना।